अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली रियल स्टोरी है जो अमेरिका के एक सीरियल किलर की है। आज इस स्टोरी का पहला एपिसोड आप इस वीडियो में सुनेंगे। एक पागल भिखारी पिछले कई महीनों से शहर की सड़कों पर चलने वालों को जख्मी कर रहा है। डेविड छुट्टी पर है और मैं चाहता हूँ तुम इस केस पर काम करो, शेरिफ ने एक फाइल मेसन जोन्स की मेज पर फेंकते हुए कहा। भिखारी लहजे में हैरत थी। एक गरीब आदमी लोगों का भला क्या नुकसान पहुंचा सकता है? उसने अपने सुनहरे घुंघराले बाल माथे से हटाते हुए कहा, यही तो मालूम करना है। कुछ शिकायतें मिली हैं। लोगों का कहना है कि वो उनके सामने आ खड़ा होता है और मदद की दरख्वास्त करता है, और जब लोग इनकार करके आगे बढ़ जाते हैं तो वो पीछे से उन पर वार कर देता है। शेरिफ ने अपना गाल खुजाते हुए बेजारी से कहा, शायद वो छोटे नुकीले पत्थर को औजार के तौर पर इस्तेमाल करता है जिसे उसने मुट्ठी में छिपा रखा होता है। अजीब है। खैर, मैं इस केस पर काम शुरू कर देती हूँ, उसने फाइल के वरक पलटते हुए कहा। मेसन 3 हफ्ते तक उस भिखारी की तलाश में सियाटल की अंधेरी गलियां खंगालती रही, लेकिन उसका सामना किसी ऐसे खपती और पागल इंसान से नहीं हुआ। दिलचस्प अमर यह है कि इस अरसे में कोई शिकायत भी सामने नहीं आई। उसी दौरान डेविड अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आया। उसने इस केस को फिजूल करार देते हुए ये रिमार्क्स लिखकर फाइल शेरिफ को लौटा दी कि वो बदहाल बदमाश शहर छोड़ चुका है। 1982 जुलाई 15। डेविड अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। पिछले दिनों एक जुनूनी आदमी को गिरफ्तार करने की कोशिश में वो चाकू के वार से जख्मी हो गया था, जिसके बाद शेरिफ ने उसके एग्रेसिव नेचर को नॉर्मल करने के लिए उसे पब्लिक कंप्लेंट सुनने की जिम्मेदारी सौंप दी। डेविड खुश नहीं था। वो असली ज़िंदगी में मुजरिमों का पीछा करना चाहता था, सो अब वो बेजारी से टेलीफोन पर शिकायत सुना करता था। इस वक्त भी वो कुर्सी पर बैठा बेजारी से पैर हिला रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। डेविड ने रिसीवर उठाया। अगले ही लम्हे उसके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी हैंसन डैम की तरफ दौड़ रही थी, जहां दरिया में तैरती हुई एक लड़की की लाश मिली थी। उसके साथी डिटेक्टिव मेसन जोन्स पहले ही मौके वारदात पर पहुंच गई थी। डेविड ने बहुत बारीकी से उस हिस्से का जायजा लिया जहां से लाश मिली थी। अपनी निगरानी में सारे सबूत इकट्ठा किए। फोटोग्राफर ने तस्वीरें उतारी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। उस रोज लाश की पहचान 16 साला वेंडी कोफील्ड की हैसियत से हो गई, जो कि एक कॉल गर्ल थी। डेविड और उसकी टीम अपने पुराने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने में लग गई। सरतोड़ कोशिश के बावजूद कोई नतीजा सामने नहीं आया। अलबत्ता वो मायूस नहीं हुआ, क्योंकि इस किस्म के केस में आम तौर से खासा वक्त लग जाता है। 12 अगस्त की दोपहर जब फ़ोन बजा, डेविड वेंडी कोफील्ड के ही केस का जायज़ा ले रहा था। दूसरी तरफ मेसन थी, जिसने उसे फौरन नदी के उस हिस्से की तरफ पहुंचने का कहा जहां से जंगल शुरू होता था। कुछ देर बाद डेविड आंखों में परेशानी लिए एक और लाश को तक रहा था। ये एक बड़ी उम्र की औरत थी। न जाने क्यों डेविड को शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि दोनों औरतों का कातिल एक ही है। कुछ गड़बड़ है। डेविड नदी को घूरते हुए बड़बड़ाया। गड़बड़ तो है, मेसन ने सबूत इकट्ठा करते हुए कहा। 1 महीने के अंदर होने वाला ये दूसरा कत्ल है। लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई। मरने वाले की शिनाख्त मारसूर हीलर के नाम से हुई। ये भी एक पेशेवर औरत थी जो सियाटल के शहरी इलाके में रहने वाली थी। उसी शाम डेविड मारसूर की बूढ़ी माँ से मिला। उस औरत की आंखों से दर्द के आंसू रवां थे। पूरी रात वो केस के अलग अलग पहलुओं पर काम करता रहा। जब कभी उसकी बीवी जूलिया आराम करने का मशवरा देती तो वो मुस्कुराकर टाल देता। सच तो ये है
कि ये केस उसके दिमाग पर सवार हो चुका था। दूसरी तरफ पब्लिक में डर फैल गया था और अखबारों में छपने वाली सनसनीखेज खबरों की वजह से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ने लगी थी। 15 अगस्त आज छुट्टी का दिन था। डेविड घर पर ही था। अचानक फ़ोन बजने लगा। जो खबर उसे मिली उसने डेविड को परेशान कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस कार उसके घर के सामने आ रुकी। मुझे जाना होगा, डेविड ने अपनी बीवी से कहा। 2 और लाशें मिली हैं, मेसन ने डेविड से कहा, जो दरवाज़ा खोलकर कार में बैठ चुका था। कहाँ? डेविड ने सवाल किया। मेसन की नीली आंखों में खामोशी तैर रही थी। ग्रीन रिवर। दोनों लाशों को दोपहर में एक मछुआरे ने देखा। वो बहुत ही घबराया हुआ था। उसने बताया कि वो आज कश्ती लेकर मछली के शिकार के लिए निकला था। वापसी में उसे नदी के किनारे एक आदमी दिखाई दिया, जो अगले ही पल जंगल में गायब हो गया। जब कश्ती किनारे तक पहुंची, पानी के ऊपर तैरती झाड़ियों में से अचानक एक लाश का चेहरा बरामद हुआ। उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। अभी वो अपने होश दुरुस्त कर ही रहा था कि उसका सामना एक और लाश से हो गया। उस आदमी का हुलिया बता सकते हो? डेविड ने सवाल किया। वो ट्रक ड्राइवर मालूम होता था, मछुआरे ने ठोड़ी खुजाते हुए कहा। बदकिस्मती से मैं चेहरा नहीं देख सका। ये सब बहुत डरावना है, मेसन ने धीरे से कहा। डेविड नदी पर नजरें गाड़े खड़ा था, जिसका खामोश पानी पिछले कुछ दिनों में 4 लाशें उगल चुका था। हाँ, उसने धीरे से कहा। रात का वक्त था। सड़कों पर रोशनी बिखरी थी। कई खूबसूरत लड़कियां ग्राहकों के इंतज़ार में सड़क के किनारे खड़ी थीं। उनमें हर रंग, हर उम्र की औरतें थीं। किसी की उम्र 15 साल तो किसी की 35 साल, कोई पतली दुबली तो कोई मोटी। वो कुछ कुछ देर से सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को इशारा करती रहीं। अगर कोई गाड़ी रुक जाती तो खिड़की पर झुककर दाम तय करती और गाड़ी में बैठ जाती। ये सियाटल के मशहूर स्ट्रिप क्लब के बाहर का सीन था, जो कि कॉल गर्ल्स का अड्डा माना जाता था। यहाँ कई भिखारी भी घूम रहे थे, जो इन पेशावर औरतों में हमदर्दी के जज्बात जगा करके कुछ सिक्के हासिल करने की कोशिश में रात भर सड़कों की खाक छानते थे। इतनी ही देर में रोशनियों को चीरता हुआ एक छोटा पिकअप ट्रक सड़क के किनारे आकर रुका। एक बेहद कम उम्र लड़की, जो कि बड़ी मुश्किल से 15 बरस की होगी, उसमें सवार हो गई। ये कोई अनोखा सीन नहीं था। अमेरिका में इस किस्म के अनगिनत स्ट्रिप क्लब्स हैं। एक और लाश। वैसे इस बार लाश जंगल में मिली थी। लाश पर सुबह ही सुबह एक लकड़हारे की नज़र पड़ी थी। उसकी पहचान ओपल मिल्स के हैसियत से हुई। उम्र सिर्फ 16 साल थी। वो कुछ महीने पहले घर से भाग गई थी। कुछ देर बाद वो मुर्दा खाने में थे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पोस्टमार्टम के बाद डेविड को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। पोस्टमार्टम से ये बात साफ हो गई थी कि 5 औरतों को गला घोंटकर कत्ल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल करने से पहले कातिल ने उनके साथ रात बसर की थी। लाशों पर किसी जख्म का निशान नहीं था, यहाँ तक कि नाखूनों की खराशें भी नहीं। यानी किसी किस्म की मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस नहीं की गई, या शायद उन्हें मौका ही नहीं मिला, डॉक्टर ने कहा। क्या कातिल एक ही आदमी है? डेविड ने सवाल किया। शायद, डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा। मुमकिन है कि ये 2 लोगों का गिरोह हो। पोस्टमार्टम के मुताबिक ये कोई रेप का केस नहीं। सारी लड़कियां पेशावर थीं और उन्हें लगभग एक जैसे अंदाज में कत्ल किया गया है। 5 लाशें मिलने के बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान हो गया। FBI वाशिंगटन ऑफिस से भी कांटेक्ट किया गया, जिससे जुड़े ऑफिसर अर्नोल्ड को हायर अथॉरिटीज़ ने डेविड की मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी। दोनों अफसरों का टेलीफोनिक कांटेक्ट था। अर्नोल्ड ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर यह ख्याल जाहिर किया कि कातिल कोई लंबे कद, मजबूत जिस्म का आदमी है। बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो बेरोज़गार और गैर शादीशुदा हो।
उसकी जिंदगी बेहद रहस्यमयी होगी। पड़ोसी उसकी एक्टिविटीज से बिल्कुल अनजान होंगे। तुम्हें ऐसा एक सस्पिशियस आदमी ढूंढना होगा, अर्नोल्ड ने कहा और फोन बंद कर दिया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ग्रीन रिवर किलर कौन है। 8 सितंबर की शाम जूं ही ये टेलीफोन कॉल आई, पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। उससे कहो सीधा पुलिस हेडक्वार्टर चला आए। डेविड ने टेलीफोन रिसीव करने वाले ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दी। कुछ देर बाद जेब डील्स नामी टैक्सी ड्राइवर डेविड के सामने बैठा था। वो मजबूत जिस्म का मालिक एक 40 साल का आदमी था। क्या तुम जानते हो ग्रीन रिवर किलर कौन है? डेविड ने सवाल किया। हाँ, मैंने अंदाज़ा लगाया है। वो ऑफिसर, क्या एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? उसने उंगलियों से टेबल बजाते हुए कहा। ज़रूर, डेविड ने जूनियर ऑफिसर को इशारा किया। कुछ ही देर बाद जेब कॉफ़ी के घूंट ले रहा था। वो भी मेरी तरह एक टैक्सी ड्राइवर है। उसका नाम जो है, मैं उसे जानता हूँ। ओह, मुझे लगा तुम कहोगे कि वो एक पागल भिखारी है, लेकिन तुम एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में कह रहे हो। डेविड के साथ बैठी मेसन मुस्कुराई। तो क्या तुम्हें यकीन है? यकीन। वो छत को खूरने लगा, फिर सर झटककर मेसन की आंखों में झांका। मैम, वो लड़कियों को कत्ल कर रहा है। वो जुनूनी है। ये इंसानी कुर्बानियों का मामला है। उसे फौरन पकड़ लो। डेविड और मेसन ने जेब से कई और सवाल किए। फिर जूनियर ऑफिसर फेरी को उसका बयान लिखने का कहकर कमरे से बाहर आ गए। क्या ख्याल है डेविड? मेसन ने पूछा। ऑफ कोर्स, हमें जो से मिलना होगा, लेकिन मुझे ये आदमी भी ठीक नहीं लगता। ये खुद भी साइको मालूम होता है। वो मुस्कुराई। दूसरे दिन डेविड जेब डीलर की एक्स वाइफ से मिला, जिसने उसे अजीब इंसान बताया। वो मीडियम क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली एक 30 साल की आम सी औरत थी, जो एक बियर बार में वेटर की हैसियत से काम करती थी। डेविड सर झुकाए नोटबुक पर कलम चला रहा था। कुछ देर बाद वो औरत बोली। दरअसल वो कुछ कहते कहते रुक गई। उसका रवैया कुछ अजीब था। शादी के कुछ ही दिन बाद उसने कई औरतों से संबंध बना लिए थे। वो मुझे बहुत मारता था। बस इसी वजह से मैं उससे अलग हो गई। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसकी आंखों में नमी थी। क्या उसने फिर कभी आपसे कांटेक्ट किया? डेविड ने सवाल किया। हाँ, लेकिन मैं अब उस पागल आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। कुछ देर बाद डेविड और मेसन शेरिफ के सामने बैठे थे। हमें इस आदमी के खिलाफ वारंट चाहिए, उसने शेरिफ से कहा। और उस आदमी के बारे में क्या कार्रवाई करने का इरादा है, जिसके बारे में जेब ने शक का इजहार किया है? शेरिफ ने पूछा। हम उसे भी चेक करेंगे, लेकिन पहले हमें जेब का पास्ट खंगालना होगा। ठीक है, उसे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। प्रेस बहुत शोर मचा रहा है। शेरिफ ने कंधे उचकाए। कुछ घंटों बाद जेब डील्स पुलिस की हिरासत में था। तुम गलती कर रहे हो ऑफिसर, मैं कातिल नहीं हूं, डेविड को देखते ही उसने चीखते हुए कहा। जल्दी पता चल जाएगा, डेविड ने जवाब दिया। पुलिस ने उसके घर और टैक्सी की तलाशी ली। टैक्सी और उसके घर में अजीब शक वाली चीज़ें मिली, जिसके बारे में उससे कई सवालात किए गए, जिनके उसने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए। अब उन्होंने पॉलीग्राफ लाइव डिटेक्टर मशीन की मदद से टेस्ट लेने का फैसला किया, ताकि उसकी बातों में आने वाले बदलाव की बुनियाद पर सच झूठ का फैसला किया जाए। कई छोटे बड़े आलात यानी उपकरण उसके जिस्म से लगा दिए गए, जिनसे जुड़ी रंगीन तारें मशीन से जुड़ी हुई थीं। रिजल्ट पॉजिटिव रहे। मशीन ने उसके हर जवाब में छुपी लड़खड़ाहट को पॉइंट किया। पॉलीग्राफ मशीन उसके खिलाफ गवाही दे रही है, मेसन ने कहा। हाँ, लेकिन ये काफ़ी नहीं। कोर्ट में इस टेस्ट की कोई हैसियत नहीं। हमें और सबूत तलाश करने होंगे, डेविड ने कहा। वो और सबूतों की तलाश में था,
लेकिन अखबारों में ये खबरें आने लगी कि ग्रीन रिवर किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वो पुलिस की हिरासत में है। मीडिया ने डेविड से भी कांटेक्ट किया। वैसे उसने हर बार यही कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसकी छठी हिस्स बता रही थी कि जेब कातिल नहीं है। ये नवंबर की एक सर्द सुबह थी। डेविड आंखों में परेशानी लिए उस ढांचे को तक रहा था जो मिट्टी तले दबा हुआ था। उस वक्त वो नदी से कुछ फासले पर मौजूद जंगल में खड़ा था, जहां कुछ घंटों पहले 2 नौजवानों को मिट्टी तले एक खोपड़ी नजर आई थी। लाश काफी पुरानी है, मेसन ने कहा। उसने मास्क पहन रखा था और वो लाश पर झुकी हुई थी। हाँ, डेविड ने गहरा सांस सीने में उतारा। शायद इसे जुलाई या अगस्त में कत्ल किया गया है। उसकी नज़रें नदी के दूसरे किनारे पर खड़े एक फटे हाल आदमी पर टिकी थीं, जो बड़ी दिलचस्पी से पुलिस की कार्रवाई देख रहा था। पोस्टमार्टम के बाद ये बात साफ हो गई कि ये एक 22 साल की लड़की लीवर मैक की लाश है। एक बार फिर ग्रीन रिवर किलर की कहानी अखबारों का टॉपिक बन गई। डेविड को जेल से जेब डील्स का मैसेज मिला, जिसमें उसे यकीन दिलाने की कोशिश की गई थी कि वो कातिल नहीं। जेब ने ये शुबहा भी जाहिर किया कि आने वाले दिनों में और लाशें मिलेंगी। उसका शुबहा सही साबित हुआ। 3 दिन बाद हाईवे के नज़दीक पुलिस को एक लड़की की लाश मिली। इस घटना ने सनसनी फैला दी। हुकूमत की कारकर्दगी पर यानी कार्य क्षमता पर उंगलियां उठने लगी, जिसको देखते हुए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का रेंज बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब लापता लड़कियों के केस का भी नए पहलुओं से जायजा लिया जा रहा था। अक्टूबर के आखिर तक पुलिस को कुल 6 लाशें मिल चुकी थीं, जबकि 8 लड़कियों के गायब होने की खबर थी। मेसन की डायरी से एक पेज। 14 अक्टूबर, दिन मंगल। मेरी गर्लफ्रेंड लापता है। मुझे यकीन है कि वो ग्रीन रिवर किलर का शिकार बन गई है। ये वो जुमला था जिसे सुनने की आज सुबह मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन ये मेरे कानों से टकराया। मेरे सामने एक नौजवान खड़ा था जिसकी आंखों में गुस्सा छलक रहा था। डिटेल बताना पसंद करोगे? मैंने पूछा। हाँ, 30 नवंबर की रात हमारा झगड़ा हुआ था। हम उस वक्त बिल हॉल डांस क्लब के सामने खड़े थे। वो मुझसे बहुत नाराज थी। उसने पास से गुजरते एक ग्रीन कलर के ट्रक को इशारा किया। उसमें सवार हुई और वहाँ से चली गई। पिछले 4 दिन से वो नहीं लौटी। शायद वो मर चुकी है। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। ये भी पॉसिबल है कि वो अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर चली गई हो। मैंने एक रवायती सरकारी जासूस के लहजे में अपना ख्याल जाहिर किया। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ऑफिसर। वो मुझसे नाराज़ ज़रूर थी, लेकिन इस तरह गायब हो जाना, ये बहुत अजीब है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं 4 दिनों से उसे तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अलबत्ता मैंने साउथ के इलाके में एक घर के बाहर बिल्कुल वैसा ही ट्रक खड़ा देखा है जिसमें वो सवार हुई थी। हम देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है। तुम अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मुझे नोट करा दो। अब मेरे हाथ में कलम था। वैसे तो मैंने ये बात बिल्कुल प्लेन कही थी, लेकिन मेरा दिल जानता था कि मैं उस लापता लड़की के लिए परेशानी महसूस कर रही थी। मैंने इस बारे में डेविड को भी बता दिया। नौजवान की मेसन से मुलाकात के ठीक 3 घंटे बाद पुलिस कार सियाटल के साउथ के इलाके की तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त तक शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए जाने वाले जेब डील्स को रिहा किया जा चुका था। कुछ देर बाद कार उस मकान के सामने जाकर रुकी जिसका पता उस नौजवान ने बताया था। डेविड और जूनियर ऑफिसर फेरी कार से उतरे। पार्किंग एरिया में एक ग्रे रंग का पिकअप ट्रक खड़ा था। एक आदमी लॉन में पौधों को पानी दे रहा था। हेलो सर, मैं पुलिस ऑफिसर फेरी हूँ। क्या मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? ज़रूर, क्यों नहीं। मुझे गैरी कहते हैं, गैरी रिजवे। उस आदमी ने कमीज़ की आस्तीनें नीचे करते हुए पानी का पाइप एक तरफ रख दिया।
30 नवंबर की रात आप कहाँ थे? मैं अपने घर में ही था, उसने कुछ सोचते हुए कहा। क्या कोई गवाही दे सकता है? फेरी ने सवाल किया। इतनी देर में डेविड आसपास का जायजा लेता रहा। हाँ, मेरा 8 साल का बेटा। क्या आप उसका बयान लेना चाहेंगे? उसने सवाल किया। नहीं, फिलहाल ज़रूरत नहीं, लेकिन पॉसिबल है पुलिस आपसे बाद में कांटेक्ट करे। ज़रूर, उसने कहा। नए साल के शुरुआती कुछ महीने खामोशी रही। लाशें मिलने का सिलसिला लगभग थम गया। अखबारों में भी कत्ल की इन वारदातों का जिक्र घटने लगा। 8 मई का सूरज निकला और ग्रीन रिवर के आसपास बसने वालों में एक बार फिर खलबली मच गई। सुबह सुबह नदी के किनारे पुलिस को एक लाश मिली। ये भी कत्ल की वारदात थी। मरने वाली लड़की की उम्र 22 साल थी, जिसे गला घोंट कर कत्ल किया गया था। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि उसके पेट पर रहस्यमयी अंदाज में 2 मछलियां रखी हुई थीं और एक हाथ में शराब की बोतल थी। डेविड आंखों में परेशानी लिए उस लाश को तक रहा था और तभी उसे दूर पेड़ों के झुंड में कुछ हलचल नजर आई। उसने गौर से देखा, वहां एक आदमी खड़ा था जिसे शायद डेविड पहले भी देख चुका था। उसने फेरी को उससे पूछगछ के लिए रवाना किया। कुछ ही मिनटों में वो लौट आया। सर, वो आदमी एक खब्तुल हवास लंगड़ा भिखारी है। डेविड ने धीरे से कहा। जो ही ये खबर टीवी चैनलों पर आई, पब्लिक में फिर से खुसुर-पुसुर होने लगी। मैंने FBI को इस मामले में शामिल करने का फैसला कर लिया है, शेरिफ ने उससे कहा। मगर वो एहतजाज यानी विरोध करना चाहता था, लेकिन शेरिफ ने उसकी बात काट दी। देखो, तुम काबिल आदमी हो, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हो चुकी है। बेहतर है कि अब FBI इसे देखे। मैं अर्नोल्ड से बात कर चुका हूँ, वो जल्द तुमसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, जो आप बेहतर समझें। डेविड के लहजे में बेजारी साफ झलक रही थी। दरअसल उसे शेरिफ के फैसले से मायूसी हुई थी। साफ था कि अब उसे डेविड पर भरोसा नहीं। परेशानी की एक वजह यह भी थी कि उसे अर्नोल्ड पसंद नहीं था। बेशक वो काबिल ऑफिसर था, लेकिन उसमें घमंड बहुत था, जिसकी वजह से डेविड उसे पसंद नहीं करता था। इतनी ही देर में एक जूनियर ऑफिसर कमरे में दाखिल हुआ और डेविड को बताया कि उसके लिए फ़ोन है। हेलो, उसने रिसीवर कान से लगाया। हेलो मिस्टर डेविड, एक लड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं जैब डील्स बोल रहा हूँ। मैंने कहा था ना, ये भेंट कुर्बानी का मामला है। वो आदमी जुनूनी है, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी। दूसरे रोज़ डेविड एक रेस्टोरेंट में जैब से मिला, जो कि शैतान को पूजने पर दी जाने वाली इंसानी कुर्बानियों की उकताहट से भरपूर डिटेल दे रहा था। घर आते हुए वो लाइब्रेरी से इस टॉपिक पर कुछ किताबें साथ ले आया। वो रात केस के अलग अलग पहलुओं पर गौर करते गुजरी। मेसन की डायरी से एक पेज। 12 मई दिन फ्राइडे। आज ग्रेंटा नामी एक लड़की पुलिस स्टेशन में आई। वो मुझसे मिलना चाहती थी। वो एक पेशावर थी और ग्रीन रिवर किलर के बारे में बात करना चाहती थी। मैं बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उसने बताया कि एक टैक्सी ड्राइवर ने कल रात उसके साथ गुजारी। उसके बाद उसे मारना चाहा और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर उसके अपार्टमेंट से फरार हुई। क्या तुम उसे पहचान सकती हो? मैंने पूछा। बिल्कुल, वो बेहद मोटा आदमी था। मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन घर का एड्रेस बता सकती हूँ। उस आदमी के अपार्टमेंट का एड्रेस सुनकर मैं चौंक उठी, क्योंकि ये जो नामी उसी आदमी के घर का पता था जिसके बारे में जैब डील्स ने शक जाहिर किया था। मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। मुझे डेविड को बताना होगा, मैंने खुद से कहा। कुछ देर बाद डेविड लाइन पर था। मैंने उससे सारी बात बताई। हमें उसे गिरफ्तार करना होगा डेविड। मैं शेरिफ से बात करती हूँ। यह कहकर मैं शेरिफ के कमरे की तरफ बढ़ गई, इस यकीन के साथ कि वो जो की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी कर देगा, और ऐसा ही हुआ। स्ट्रिप क्लब का बाहर का मंजर ज्यादा रोशन नहीं था।
1 घंटे से बारिश हो रही थी। ये इलाका कॉल गर्ल्स का अड्डा माना जाता। इनमें एक प्रेग्नेंट औरत भी थी जिसका नाम मेरी मेहन था। ये भी एक पेशेवर औरत थी। वो काफ़ी देर से ग्राहक की तलाश में थी। ऐसे में उसे कुछ फासले पर एक आदमी अपने पिकअप ट्रक का बोनट उठाए, स्क्रू ड्राइवर हाथ में लिए इंजन पर झुका हुआ नजर आया। वो उसे आजमाने का फैसला करके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। बारिश हो रही है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? वो चेहरे पर पेशेवर मुस्कुराहट सजाकर बोली। उस आदमी ने पानी से तर चेहरा उठाकर कहा, ज़रूर। फिर बोनट बंद करके ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मेरी मेहन दरवाज़ा खोलकर पिकअप में सवार हो गई। मेसन की डायरी से एक पेज। 8 अगस्त, दिन मंगल। आज मेरी आंखों ने जो मंजर देखा उसे शायद मैं सारी जिंदगी न भुला पाऊं। अब तक हमें 12 औरतों की लाशें मिली थीं कि आज सुबह एक और मिली। पुलिस को नदी के किनारे मिट्टी में दबा हुआ एक ढांचा मिला था। डेविड और मैं फौरन उस जगह पर पहुंच गए जहां सड़ांध और गंदी बदबू हमारे इंतज़ार में थी। सबूत इकट्ठा करने का काम मुर्दा जिस्म की सड़ांध के वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें अपना काम करना था। 2 ऑफिसर छोटे बड़े ब्रश हाथ में थामे ढांचे से मिट्टी हटाने में बिजी थे। पहले ढांचे का सर बरामद हुआ, फिर गर्दन की हड्डियां, पसलियों का पिंजर और फिर एक डरावना मंजर हमारे सामने था। ढांचे के पहलू में एक बेहद छोटी खोपड़ी बरामद हुई थी। ये क्या भला है? डेविड के मुंह से निकला। मैं झुककर दोनों ढांचों का बड़े गौर से जायजा लेने लगी। एकदम से डर की सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी को बेजान कर गई। जो कुछ मेरी नज़रों के सामने था वो यकीन के काबिल नहीं था। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, ओ खुदाया, ये औरत तो प्रेग्नेंट थी। ये तो बच्चे का ढांचा। बाकी ऑफिसर घबराकर ढांचे से दूर हट गए। उनकी आंखों में वहशत थी। मैंने वहशत की नज़र से डेविड की तरफ देखा जो उस लम्हे सकते में था। शाम तक पहचान हो गई, वो लाश मेरी मेहम नामी एक पेशावर औरत की थी। डेविड की नाकामियों ने शेरिफ को आग बबूला कर दिया था। तुम कातिल को पकड़ने में नाकाम रहे और मुझसे और ज़्यादा ऑप्शन का तकाजा कर रहे हो, शेरिफ ने दहाड़ते हुए कहा। उस आदमी को पकड़ने के लिए हमें सीरियस कदम करने होंगे शेरिफ। हमें अपनी टीम में माहिर लोगों को शामिल करना होगा, डेविड ने जवाब दिया। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम दोबारा उन लोगों को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो जो बेगुनाह साबित हो चुके हैं। मेरे ख्याल में हमें FBI को इसमें शामिल कर लेना चाहिए। FBI को इस केस के बारे में कोई आइडिया नहीं, डेविड के लहजे में नागवारी थी। कुछ देर शेरिफ खामोशी से उसे घूरता रहा। ठीक है, करो जो करना है, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। इजाज़त मिलते ही डेविड एक्टिव हो गया। अब तक इस मामले में 3 लोगों पर शक जाहिर किया गया था। एक तो जैब डील्स था जो एक टैक्सी ड्राइवर था और पॉलीग्राफ मशीन के टेस्ट में नाकाम रहा था। दूसरा एक शादीशुदा आदमी था, गैरी रिजवे, जबकि तीसरा जो जैक्स था, जो के हवाले से एक लड़की जान से मार देने की शिकायत के साथ सामने आई थी। अगले 1 हफ्ते तक डेविड इन तीनों लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता रहा। उन्हें टेम्पररी तौर पर गिरफ्तार किया गया। उनका DNA और उंगलियों के निशान लिए गए। दोबारा पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और जैब डील्स टेस्ट में फिर नाकाम हो गया। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक हर कोई ये सोचने लगा था कि जैब ही कातिल है, लेकिन डेविड की छठी हिस्स बता रही थी कि वो कातिल नहीं। उस रोज़ वो कई घंटों तक दफ्तर में काम करता रहा। रात गए जब वो घर पहुंचा, दहलीज पर एक हैरत उसका इंतज़ार कर रही थी। दरवाजे पर एक कागज़ चिपका था। मैं तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा। इन अल्फाज ने उसे चौंका दिया। वो घर में दाखिल हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये पागल आदमी उसके ख़ानदान को भी नुकसान पहुँचा सकता है। उसने फ़ौरन पुलिस हेडक्वार्टर को
नंबर डायल किया। हेलो, मैं सार्जेंट डेविड बोल रहा हूँ। मुझे धमकी मिली है। मैं चाहता हूँ कि मेरे ख़ानदान की हिफाजत के लिए कुछ पुलिस वाले मेरे घर के बाहर तैनात किए जाएं। फरवरी 1984। डेविड को एक टाइप किया हुआ ख़त मिला। लिखने वाले ने यह दावा किया था कि वही ग्रीन रिवर किलर है। पुलिस ऑफिस में खलबली मच गई। ये ख़त बेहद पेचीदा था। इसमें कातिल तक पहुंचने के लिए अजीब और भोंडे इशारे किए गए थे। ये ख़त FBI वाशिंगटन ऑफिस रवाना कर दिया गया। दूसरे दिन उसे ऑफिसर अर्नोल्ड की कॉल मिली। डेविड मेरे दोस्त, वो ख़त बेकार है। क्या क्या मतलब बेकार है? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट क्या कहते हैं? भूल जाओ, इसमें कुछ ख़ास बात नहीं। ये सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है। खैर, मैं एक प्लान बना रहा हूँ, इंतज़ार करो। ये कहकर अर्नोल्ड ने फ़ोन रख दिया। पिछले कुछ महीने से कोई लाश नहीं मिली थी, लेकिन कातिल आज़ाद था और डेविड को यकीन था कि वो जल्द ही अगला वार करेगा। ऐसा ही हुआ। 1984 मार्च 22 को एक और ढांचा मिला। ये जंगल में हाईवे के नज़दीक मिला था। इस घटना ने तूफान खड़ा कर दिया। मीडिया ने पुलिस की कारकर्दगी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस घटना के बाद डेविड बहुत चिड़चिड़ा हो गया। उसे यूँ लगता कि अगर वो ग्रीन रिवर किलर तक नहीं पहुंच पाया तो पागल हो जाएगा। फिर एक दिन जब तेज़ बारिश ने सब उथल पुथल कर दिया था, डेविड और मैसन रेनकोट पहनकर एक कारखाने के अहाते में खड़े थे जहां से दो ढांचे मिले थे। ये कारखाना काफ़ी अरसे से बंद था। इस बार भी वही उकता देने वाला काम दोहराया गया। सबूत इकट्ठा किए गए और ढांचों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया गया। ठीक उसी वक्त जब डेविड कारखाने के मालिक से पूछगछ कर रहा था, मेसन को कुछ फासले पर एक पिकअप ट्रक नजर आया जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। डेविड की डायरी से एक पेज। 16 नवंबर 1984। आज मैं और ऑफिसर अर्नोल्ड फ्लोरिडा के जेल खाने के उस मायूसी से भरपूर खामोश हिस्से में मौजूद थे जिसे बेहद सेंसिटिव समझा जाता है। यहाँ सिर्फ उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी हो। हम दोनों बदनाम ज़माना यानी कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी से मिलने आए थे, जिसने FBI की मदद करने की रिक्वेस्ट कबूल कर ली थी। कुछ देर बाद एक बेहद हैंडसम आदमी हमारे सामने था जिसे 35 औरतों का रेप और कत्ल करने के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। टेड अपने ख़ास और नॉर्मल अंदाज में ठहर ठहर कर बात कर रहा था। इस दौरान उसके चेहरे पर मज़ाहिया मुस्कुराहट खेल रही थी जिसने मुझे परेशान कर दिया। वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है, यही वजह है कि तुम उस तक नहीं पहुंच पा रहे। उसने सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा जो उसे अर्नोल्ड ने पेश की थी। तुम्हारे अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह साफ है। तुम समझते हो कि वो तुम्हें पीछा करने पर उकसा रहा है और चाहता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि। इतना कहकर वो ठहर गया और कुछ देर तक मेरी बेचैनी से मज़े लेता रहा। फिर बोला, वो तुम्हें सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। वो गिरफ्तार होने का बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद नहीं। वो इस अमल से, इस काम से खुश होता है। वो तड़पती सिसकती लड़कियों को देखकर खुश होता है। टेड की नज़रें मेरे तने हुए चेहरे पर टिकी थीं। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। ये तुम्हारे लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है मिस्टर डेविड, एम आई राइट? वो सच कहता था। मैंने होठ भींच लिए। कमरे में खामोशी छा गई। टेड कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हो सकता है कि वो आम सा इंसान हो, इतना आम कि तुम्हारे सामने से गुजर जाए और तुम उसे नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो। ये भी हो सकता है कि वो कोई पुलिस वाला हो। देखो, मेरा मशवरा है कि उसकी पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा अंदाजे मत लगाओ। खुद को रोको मत, कोशिश करते रहो। मैं कोशिश जारी रखूँगा, मैंने धीरे से कहा। मेसन की डायरी से एक पेज। 10 मई 1985। आज एक 25 साल की लड़की ने किंग काउंटी पुलिस स्टेशन में आकर बताया है कि किसी ज़माने में
वो एक कॉल गर्ल थी, लेकिन फिर अचानक इस पेशे से अलग हो गई। उसने जो वजह बताई उसने मुझे चौंका दिया। मेरा उससे सामना हुआ था। ये 3 साल पहले की बात है। वो दरिंदा मुझे कत्ल करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने नाखून उसके बाजू में गाड़ दिए और वहाँ से भाग आई। ये उसके अल्फाज थे जो बेहद इम्पॉर्टेंट थे। क्या तुम उसका स्केच बनवा सकती हो? मैंने सवाल किया। हाँ, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और मैंने पी रखी थी, लेकिन मेरे जहन में उसका अक्स है। गुड, तो अब हम उसका स्केच बनवाते हैं। उसके जवाब ने मुझे क्यूरोसिटी से भर दिया था। लड़की के बयान ने डेविड को भी एक्टिव कर दिया था। यूरोप और ख़ास तौर पर अमेरिका में जिस्म फरोशी का कारोबार आम है। कई लड़कियां टेम्पररी तौर पर अच्छे पैसे कमाने के लिए इसे अपना लेती हैं। जिस ज़माने में ग्रीन रिवर किलर की कहानी बहस का टॉपिक बनी थी, उस वक्त भी कई लड़कियों ने इस पेशे को अपनाया था और अपने अनजान होने की वजह से मौत के मुंह में चली गईं। ऐसी ही 2 लड़कियां, रोज़ा और एनी, एक रोज़ पेशेवर औरतों जैसे कपड़े पहने स्ट्रिप क्लब पहुंच गई। रोज़ा फुटपाथ पर थोड़े अंधेरे हिस्से में दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई, जबकि एनी सड़क के बीच हिस्से में सिग्नल के नीचे पहुंच गई। कुछ देर बाद एक ट्रक सिग्नल के नज़दीक आकर रुका। अगले ही लम्हे एनी उसमें सवार हो गई और ट्रक आगे बढ़ने लगा। ये ट्रक, रोज़ा के पास खड़ी एक औरत ने आंखों में डर लिए उसकी तरफ देखा और इशारा किया। ये तो वही है, ग्रीन रिवर किलर। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस स्टोरी का 2nd और लास्ट एपिसोड आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।